हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 11 फिजिक्स एनसीईआरटी एग्जांपल्स लॉज ऑफ मोशन का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हियर सी फिगर गिवन है इस क्वेश्चन में। अ मास ऑफ 4 kg रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक 4 kg का मास हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रेस्ट में रखा हुआ है। द प्लेन इज ग्रेजुअली इंक्लाइंड अंटिल एन एंगल थीटा इक्वल्स टू 15 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। द मास जस्ट बिगिंस टू स्लाइड। उस प्लेन को धीरे धीरे तब तक इंक्लाइन किया जाता है जब किसी एंगल थीटा इक्वल्स टू 15 डिग्री पर वो मास स्लाइड करना स्टार्ट नहीं कर देता। देखेंगे किस तरह से। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस। तो सरफेस और ब्लॉक के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है दैट इज म्यू एस। ये हमको यहाँ बताना है क्या होगी इसकी वैल्यू। ओके, देखिए म्यू एस निकालने के लिए हमको एफ एस की जरूरत पड़ेगी। एफ एस इक्वल्स टू म्यू एस आर या एफ के इक्वल्स टू म्यू के आर आपने पढ़ा होगा। वहीं से पहले हम एफ एस की बात कर लेते हैं क्योंकि इसकी नीड होगी हमको। तो एफ एस क्या होता है? ये होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। फिगर की बात करेंगे अभी बाद में। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? देखिए किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में आना है, तो मोशन में आने के लिए कोई ऑब्जेक्ट कभी पहले रेस्ट पर रखा हुआ है, रेस्ट में है ना, उस पर हम एक अप्लाइड फोर्स लगाते हैं। तो अप्लाइड फोर्स जैसे ही हम अप्लाई करते हैं तो एक साथ तो वो मोशन में नहीं आता। तो मोशन में आने से पहले जो ऑब्जेक्ट जहाँ रखा हुआ है जिस सरफेस पर, वहाँ जो फ्रिक्शन होता है उस फ्रिक्शन को हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। मीन्स जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहा है तब तक जो फ्रिक्शन रहता है उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। ओके, जैसे जैसे हम अप्लाइड फोर्स को बढ़ाते हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन की भी वैल्यू बढ़ने लगती है। ऑब्जेक्ट अभी हमारा मोशन में नहीं आया है अभी तक। ओके, अप्लाइड फोर्स हम बढ़ा रहे हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ रहा है। एक कंडीशन आएगी स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, इसको कहेंगे हम लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, उसके बाद जब अप्लाइड फोर्स बढ़ेगा तो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा। फिर वहाँ सरफेस और उस ऑब्जेक्ट के बीच में जो फ्रिक्शन होगा उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहेंगे। ओके, लेकिन हमारा काम कहाँ तक है? केवल लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन तक है। मीन्स ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में आएगा नहीं, स्लाइड करना स्टार्ट करेगा। ओके, स्लाइड किया नहीं है तो मोशन में भी आया नहीं है तो स्लाइड करेगा। तो यहाँ कौन सा फ्रिक्शन रहेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। और उसकी भी लिमिटिंग वैल्यू रहेगी, हाईएस्ट वैल्यू रहेगी स्टैटिक फ्रिक्शन की, जिसे कहते हैं हम लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, ये होता है एफ एस। अब देख लेते हैं फिगर को। फिगर क्या है? ये मास ऑब्जेक्ट है, सपोज इस तरह से ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, उस पर ही मास ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा था। फिर इसको धीरे धीरे हम इंक्लाइन करते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन को धीरे धीरे इंक्लाइन करते हैं। तो यहाँ पहले रेस्ट में रखा हुआ है ये मास। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। कौन सा फ्रिक्शन होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, क्योंकि यहाँ भी स्लाइड करना है इसको। बाद में तो स्लाइड करेगा तो ये मोशन में आ जाएगा। तो एफ एस मैक्सिमम तक यहाँ हम लेके चलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तक। मीन्स हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ स्लाइड करेगा नहीं, वो मैक्सिमम वैल्यू पर पहुँच जाएगा, बिल्कुल स्लाइड करने वाला ही होगा। ओके, तो यहाँ एफ एस मैक्सिमम होगा। तो धीरे धीरे यहाँ भी फोर्स बढ़ेगा, क्योंकि इसे स्लाइड करना है तो फोर्स लगेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस प्लेन के इस तरह से। ओके, तो ये स्टार्ट तो करेगा स्लाइडिंग, तो यहाँ भी फोर्स अप्लाइड फोर्स बढ़ेगा। तो जब ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखा है ऑब्जेक्ट, तो तब तो जो अप्लाइड फोर्स है नहीं। जैसे जैसे हम इसे इंक्लाइन करना स्टार्ट करेंगे तो इस पर नेट फोर्स अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन वो उसे मोशन में नहीं लाएगा। लेकिन थीटा इक्वल्स टू जब 15 डिग्री हो जाएगा उसके बाद फिर वो मोशन में आ जाएगा। मीन्स अप्लाइड फोर्स बढ़ जाएगा और काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा और एफ एस मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। स्टार्ट में क्या होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगा, और जब थीटा इक्वल्स टू 15 डिग्री हो जाएगी उस टाइम एफ एस मैक्सिमम काम करेगा। ठीक है, क्या होगा? लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। उसके बाद एफ के आएगा। तो यहाँ एफ एस मैक्सिमम तक की हमारी कहानी है। ओके, तो एफ एस मैक्सिमम इसी से हम निकालेंगे। एफ एस मैक्सिमम जो है यही है, और ये कब होगा? जब थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? 15 डिग्री। ये मैक्सिमम होगा। थीटा कितना होगा? 15 डिग्री हो जाएगा, तब एफ एस मैक्सिमम हो जाएगा यहाँ पर भी। ठीक है, ये जो थीटा है ये 15 डिग्री होगा तब। अब ये जो है एफ एस मैक्सिमम, आपने जनरली पढ़ा होगा एफ एस इक्वल्स टू म्यू एस आर ना, ये तो पता होगा आपको। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू एस इंटू आर, और एफ के इक्वल्स टू म्यू के इंटू आर। ये ध्यान होगा आपको, यहीं से हम बता देते हैं क्या रहता है। तो ये एफ एस मैक्सिमम जब स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम हो जाता है, तो ये डिपेंड करता है नॉर्मल रिएक्शन पर। ये जो आर है यहाँ पर, लेकिन यहाँ ये एन है। नॉर्मल रिएक्शन यहाँ क्या है? एन। ओके, अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम यहाँ पर एक कोफिशिएंट यूज करते हैं, म्यू एस। ओके, तो ये एफ एस जो मैक्सिमम है ये क्या होता है? म्यू एस इंटू एन। ठीक है, अब हमको यहाँ एन और बाकी की चीज़ें देखनी है। अभी ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो इसके लिए हॉरिजॉन्टल इक्वेशंस हो जाएंगी और ये वर्टिकल इक्वेशंस हो जाएंगी। तो इन हॉरिजॉन्टल इक्वेशंस और वर्टिकल इक्वेशंस को देख लेते हैं। ठीक है, तो वर्टिकल इक्वेशंस को देखने के लिए हमारे पास ये mg cos थीटा है। ये कैसे आया यहाँ पर?
ओके, क्योंकि यहाँ तो थीटा गिवन है, तो ये mg cos थीटा क्या है, देखिए इस मास का जो वेट है mg है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये mg यहाँ से कितना एंगल बनाएगा, ये वाला एंगल देख लेते हैं। देखिए ये थीटा है, तो इसको हम थोड़ा सा नीचे की तरफ लाएंगे तो ये क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये 90, ये थीटा, तो ये एंगल कितना होगा, दिस इज 90 माइनस थीटा। ओके, ये 90 माइनस थीटा है, और ये कंप्लीट एंगल क्या है, दिस वन, ये कंप्लीट एंगल है कितना, 90 डिग्री, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और इसके बिल्कुल ये नॉर्मल है mg cos थीटा, नॉर्मल रिएक्शन के जस्ट अपोजिट। ओके, ये कंप्लीट 90 है और ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना बचा, ये थीटा। ओके, 90 माइनस थीटा में थीटा ऐड करोगे तो कंप्लीट 90 हो जाएगा। फाइन, अभी mg का ये कौन सा कंपोनेंट हो गया, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। mg को आप रिजॉल्व कर लीजिए, तो ये mg cos थीटा बेस वाला, और ये mg sin थीटा वर्टिकल कंपोनेंट किसका, mg का, जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के अलोंग आएगा यहाँ पर mg sin थीटा। तो ये दोनों कंपोनेंट हो गए mg sin थीटा और mg cos थीटा किसके, mg के। ओके, अब हम इक्वेशंस देख लेते हैं, कौन सी, पहले देखते हैं वर्टिकल इक्वेशंस देख लेते हैं। वर्टिकल इक्वेशंस देख लेते हैं, तो क्या रहता है हमारे पास, रहता है नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ओके, ये याद रखना है आपको, मास इनटू एक्सीलरेशन। एम ए नहीं लगाएंगे क्योंकि बहुत सारे एम होते हैं और ए होते हैं, है ना। तो नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन के वर्टिकल। ओके, तो ये एन है, ये mg cos थीटा है। तो फ्री बॉडी डायग्राम में ये वर्टिकल एन और mg cos थीटा दो ही यहाँ पर फोर्सेज हैं। अब दोनों को किसी एक के अलोंग ले लीजिए, एक ही डायरेक्शन में लीजिए। तो मान लेते हैं कि इस mg cos थीटा को हम n के अलोंग ही ले लेते हैं, तो माइनस mg cos थीटा कह देंगे हम इसको, है ना। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो n प्लस माइनस mg cos थीटा को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n माइनस mg cos थीटा। ओके, इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। मास क्या है इसका, 4 kg है, और एक्सीलरेशन कोई है नहीं, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं है, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी मोशन है नहीं, तो एक्सीलरेशन 0 है, तो मास इनटू एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। तो n इक्वल्स टू हो जाएगा mg cos थीटा। एक इक्वेशन हमको ये मिल जाएगी, इस n को हम यहाँ पुट कर लेंगे, एक ये हो गई और एक ये हो गई इक्वेशन। ओके, अब देख लेते हैं हॉरिजॉन्टल इक्वेशन क्या होगी। ओके, हॉरिजॉन्टल इक्वेशन, हॉरिजॉन्टल इक्वेशन के लिए यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए mg cos sin थीटा है ये, और ये fs है। अब ये fs, ये कंडीशन कौन सी है, थीटा अब हमारा कितना है, 15 डिग्री। तो थीटा इक्वल्स टू 15 डिग्री वाली जो कंडीशन है, ये थीटा हो जाता है, फिर मैक्सिमम हो जाता है, ये थीटा क्या हो जाता है, मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है इसकी। तो ये जो fs है, फिर ये क्या हो जाएगा, ये भी मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि स्लाइड करने वाला ही है ना ऑब्जेक्ट। अब इस कंडीशन में भी हम जब हॉरिजॉन्टल इक्वेशन को देखेंगे तो हमको क्या चाहिए, नेट फोर्स चाहिए। तो नेट फोर्स हम एक ही डायरेक्शन में लेते हैं, एक तो mg sin थीटा है, इसके अपोजिट fs मैक्सिमम है, तो fs मैक्सिमम को भी हम इधर ही ले आते हैं, तो इसको माइनस में यूज कर लेंगे, माइनस fs और मैक्सिमम, इस तरह से यूज कर लेते हैं। ओके, एक ही डायरेक्शन में ले लो, किस दोनों को ही, mg sin थीटा और fs मैक्सिमम को। वैसे भी इसी डायरेक्शन में आने वाला है नेट फोर्स, जब ये स्लाइड करेगा तो एक्सीलरेशन आएगा इसमें, है ना। तो लेकिन अभी आया नहीं है एक्सीलरेशन, fs मैक्सिमम है तो एक्सीलरेशन है नहीं, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है अभी भी। तो mg sin थीटा, mg sin थीटा और प्लस करेंगे माइनस fs मैक्सिमम। ओके, तो क्या होगा, ये mg sin इक्वल्स टू, ये हो गया नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास तो वही 4 kg और एक्सीलरेशन तो कोई है नहीं, तो ये 0 हो गया। ओके, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन 0। सो mg sin थीटा इक्वल्स टू माइनस, ये मैक्सिमम है और ये माइनस साइन तो हट ही जाएगा यहाँ से, और ये हो जाएगा fs मैक्सिमम। एक इक्वेशन हमको ये मिल जाती है। ओके, तो इन्हीं इक्वेशंस का यूज करके हम कर लेते हैं, हमारा काम हो जाएगा। ओके, fs मैक्सिमम इक्वल्स टू म्यू इंटू एन, और n कितना है, mg cos थीटा। यहाँ से हम n की वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो जाएगा म्यू एस mg cos थीटा। ओके, एक इक्वेशन होगी हमारे पास ये, और एक इक्वेशन होगी हमारे पास ये। ठीक है, तो इसको और इधर उधर करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा fs मैक्सिमम इक्वल्स टू mg sin थीटा। ये कौन सी इक्वेशन है, ये है इक्वेशन नंबर 3 ही है। तो इक्वेशन 3/4 कर लेते हैं हम यहाँ पर। ओके, 3/4 कर लेते हैं। तो 3 ये है, fs मैक्सिमम इक्वल्स टू mg sin थीटा
और इधर ये एफ एस मैक्सिमम इक्वल्स टू, और ये अपॉन में कर देते हैं म्यू एस एम जी कॉस थीटा। ओके, तो ये कैंसिल और ये एम जी कैंसिल, इधर हो गया ये टेन थीटा और ये म्यू एस इधर जाएगा तो ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल्स टू म्यू एस। ओके, अभी हमको म्यू एस मिल जाएगा, थीटा की वैल्यू हम पुट कर देंगे, ये मैक्सिमम है वैल्यू, क्या है थीटा, ये मैक्सिमम वाला ही काम करेगा यहाँ पर। ओके, और एक चीज़ देखिए, ये जो थीटा है ये किस पर डिपेंड कर रहा है, हम यहाँ से अब देख रहे हैं ये केवल म्यू एस पर डिपेंड कर रहा है, ना कि इसके मास पर। ऑब्जेक्ट का मास भले ही कुछ भी हो, लेकिन सरफेस के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है उस पर थीटा डिपेंड करता है। मीन्स कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड कब करेगा, तो वो जो एंगल है वही एंगल तो डिपेंड करेगा कितना एंगल, किस एंगल पर स्लाइड करेगा। तो उस ऑब्जेक्ट का मास भले ही कुछ भी हो, लेकिन सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच का जो फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है म्यू एस, उस पर डिपेंड करेगा, ना कि उस ऑब्जेक्ट के मास पे ही कितना भी भारी हो, तो वो एंगल से कोई लेना देना नहीं है उसका। ठीक है, मास से इसका कोई लेना देना नहीं है इस एंगल का। ठीक है, एंगल किस पर डिपेंड करेगा, म्यू एस पर, जो स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट है ना, उस पर डिपेंड करता है। वैसे आपको ये लगता होगा कि जितना ज़्यादा भारी होगा उतना ही जल्दी खिसक जाएगा, जैसे ही हम हल्का सा उसको इंक्लाइन किया तो हो सकता है वो खिसक जाए, और भारी कर दिया तो नहीं, ये उस फ्रिक्शन पर काम करेगा, फ्रिक्शन पर डिपेंड करेगा जो स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट है ना। तो टेन थीटा हम यहाँ से निकाल लेते हैं, म्यू एस, थीटा की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, जो मैक्सिमम वैल्यू है 15 डिग्री लगा लेते हैं। चलिए, तो म्यू एस इक्वल्स टू टेन 15 डिग्री। ओके, अभी देखिए आप टेन 15 डिग्री को नेचुरल टेंजेंट टेबल से देखेंगे तो 15 डिग्री को सामने आप देखेंगे तो ये वैल्यू दिखेगी आपको 0.2679, और ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये कहाँ दिखेगी आपको, ये 0 डिग्री वाले कॉलम में ही दिखेगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि टेन 15 डिग्री कितना है, 0.2679, या फिर 15 डिग्री 0.0 डिग्री, क्योंकि ये 0 डिग्री वाले कॉलम में ही है। तो टेन 15 डिग्री इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देते हैं। चलिए, 0.2679। ओके, इसको थोड़ा सा हम राउंड ऑफ कर लेंगे, तो राउंड ऑफ करके हम 6 को 7 कर देते हैं, 0.27 अप्रॉक्सीमेटली। तो जो म्यू एस है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, उसकी वैल्यू होती है यहाँ पर 0.27। सो दिस इज आंसर। ओके, so this is the solution. Thank you.